आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीटेक। आप देख सकते हैं पेपर रखा हुआ है बीटेक एग्जामिनेशन 2020-21 इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर वन का। ठीक है, और उसमें भी यूनिट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 2 के हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो हम पहला यूनिट 2 का क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप देख सकते हैं 2 का ई। अ बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 6 + 8J ओम पर फेज connected to a balanced 3-phase 400 volt supply. Find the line current, power factor, power and total volt ampere. मतलब आपको Z दिया गया है, इम्पीडेंस की वैल्यू 6 + 8J दी गई है और आपको वोल्टेज दिया गया है 400 वोल्ट। स्टार कनेक्टेड है तो इसका मतलब लाइन वोल्टेज VL आपको दिया गया है 400 वोल्ट। ठीक है, स्टार में जो है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है। चलिए हम सवाल करते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि Z = 6 + 8J ये आपको दिया गया है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया पोलर में कैलकुलेटर से, 10 एंगल 53.13 आ जाएगा। लाइन वोल्टेज दिया गया 400 वोल्ट, तो फेज वोल्टेज में स्टार कनेक्शन में ये रिलेशन होती है VL/√3 हो जाता है, तो VL/√3 कर दिया। तो ये आपका V फेज हो गया, तो V फेज वोल्टेज आ गया, आपका Z आ गया। ठीक है, अब अगर करंट निकालना है तो फेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, फेज वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो फेज वोल्टेज ये था और इम्पीडेंस ये था, आपने पुट कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 23.09 एंगल -53.13। तो ये जो है ये फेज करंट आ गया। अब स्टार कनेक्शन में फेज और लाइन करंट सेम होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन करंट आ गया। तो यही हमारा फर्स्ट आंसर है जो हमें लाइन करंट निकालना था। तो लाइन करंट और फेज करंट स्टार कनेक्शन में सेम होते हैं, तो ये एम्पियर्स में हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पावर फैक्टर निकालो। पावर फैक्टर क्या होता है, V और I के बीच का एंगल। तो V का एंगल यहाँ क्या दिख रहा है, ये 0 डिग्री दिख रहा है। I का एंगल क्या है, -53.13। तो पावर फैक्टर क्या होता है, V और I के बीच के एंगल का कॉस। तो कॉस -53.13 हमें करना है, कॉस कर दिया और ये आ गया cos ∅ = 0.6। अब ये लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। अगर ये देखिए V करंट का लैग कर रहा है क्योंकि V 0 पे है और करंट -53.13 पे है, तो इसका मतलब अगर ये लैग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये लैगिंग होगा। अब नेक्स्ट आपको निकालना था इसमें पावर। तो पावर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि सिंगल फेज पावर निकालिए कि 3 फेज पावर। तो सिंगल फेज पावर निकालने का फॉर्मूला है V फेज I फेज cos ∅। V फेज I फेज आप निकाल चुके हैं। आप इसकी RMS वैल्यू लीजिएगा। RMS वैल्यू क्या है इसकी 230.94 और इसकी 23.09। एंगल मत लीजिए। ठीक है, V फेज I फेज इंटू cos ∅ की वैल्यू 0.6 निकाल ही चुके हैं, कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर आ रहा है। ये तो सिंगल फेज का पावर हो गया। अगर आपको 3 फेज का पावर निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 फेज का आपका पावर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ लिखी है कि आपको वोल्ट एम्पियर निकालना है। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर मतलब V × I सिर्फ निकालना है आपको। तो S मतलब अपरेंट पावर निकालनी है, तो V × I कर दीजिए। वोल्टेज की वैल्यू ये है, करंट की वैल्यू ये है। तो आंसर जो है अपरेंट पावर के लिए आ रहा है 5332.4 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब ये सारे आंसर आपके कंप्लीट हो गए इस सवाल के। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं सेकेंड यूनिट का कहाँ दिया गया है। ये दिया गया है थर्ड का जो B पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। तो ये जो थर्ड का B पार्ट है, इसमें लिखा है इफ लोड ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रियल रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर एंड ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। तो मतलब इसमें करंट दिया गया है, लाइन करंट 10 एम्पियर, पावर फैक्टर दिया गया है 0.8 और ये 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमें निकालना है, मतलब हमें 3 तरीके की पावर निकालनी है और रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो इसी सवाल को हम ये लिख लेते हैं। उस ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें लाइन करंट 10 एम्पियर हमने लिख दिया, cos ∅ 0.8 था, लैगिंग था। अब cos ∅ से हम ∅ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ∅ को cos इनवर्स कर दीजिए तो हमें एंगल पता चल जाएगा V और I के बीच का 36.87 आ रहा है। ठीक है, अब VL ये वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। अब हमें क्या निकालना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V I cos ∅। तो V ये पता है, I ये पता है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे V और I हमें पता है और cos ∅ भी पता है, तो हम पावर सीधे निकाल लेंगे। VI cos ∅ कर दिया, ये आंसर आ गया 800 वाट।
फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, दूसरी पावर कौन सी निकालनी, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर तो उससे भी आसान है, S इक्वल टू वी इंटू आई करना है। तो एपरेंट पावर V वोल्टेज 100 इंटू 10 यानी 1000 VA हो जाएगी। V और I आपको पहले ही से पता है, ये V है, ठीक है 100 वोल्ट, और I है 10 एम्पियर। फिर उसके बाद आपको निकालना है Q रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, VI साइन फाई। तो V और I तो पता ही है आपको, साइन फाई आप फाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, फाई की वैल्यू आपकी ये आई थी 36.87, तो साइन 36.87 कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा VI साइन फाई, ठीक है। और फिर ये इसकी Q की वैल्यू आ गई 600 VAR। तो ये VAR में लिखा जाता है Q, S लिखा जाता है VA में, और P लिखा जाता है वॉट में। उसके बाद नेक्स्ट आपको पार्ट करना था कि रेजिस्टेंस निकालो। तो रेजिस्टेंस तो तभी आ पाएगा जब Z आएगा, और Z का फॉर्मूला क्या होता है, V और अपॉन I। तो V की वैल्यू 100 एंगल 0 पुट कर दीजिए, I की वैल्यू ये आप पुट कर दीजिए 10 एंगल माइनस 36.86, ये आपने पुट कर दी। आपने पुट करने के बाद डिवाइड किया तो 100 अपॉन 10 आ जाएगा, और 0 माइनस 36.86, ये प्लस 36.86 आएगा, क्योंकि जो एंगल्स होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं तो वो माइनस होते हैं। तो ये आंसर आ गया आपका। अब इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब Z का एक और फॉर्मूला होता है R प्लस JX। तो R की वैल्यू हो गई 8 ओम और X की वैल्यू 6 ओम हो गई। तो R जो है वही आपको निकालना था, तो 8 ओम ये आंसर हो गया आपका। तो रेजिस्टेंस भी निकाल लिया आपने, 3 प्रकार की पावर भी निकाल ली। तो ये हो गया क्वेश्चन 2020-21 का। तो 2020-21 में जो न्यूमेरिकल आए थे यूनिट 2 के वो इतने ही थे। अब हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे 2019-20 का। आप देख सकते हैं ये 2019-20 का पेपर है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि AC सर्किट्स का पहला क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं 2 का B, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दो वेव दी गई है, V1 इक्वल टू 60 साइन 30 और V2 इक्वल टू साइन थीटा माइनस π/3, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ दीज वोल्टेज। देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों V1 और V2 को पोलर में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपने पोलर में कन्वर्ट कर दिया तो बहुत आसानी से आप उसको प्लस माइनस और ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है V1 इक्वल टू 60 साइन थीटा, V2 इक्वल टू साइन थीटा माइनस π/3। अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इससे कंपेयर करिए इसको ऊपर। तो VM की वैल्यू जो है 60 हो जाएगी फर्स्ट केस में, इसमें फर्स्ट V1 की केस में, और फाइव की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि V2 की वैल्यू जो है वो 1 है मैक्सिमम वैल्यू, और फाई एंगल जो है वो π/3 आपको दिख रहा होगा। π/3 मतलब 180/3 यानी 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री हो गया। तो इसका RMS वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगी। 1/√2 करके आप निकाल लीजिए, 0.707 आ गया। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और एंगल क्या है, माइनस 60 डिग्री। तो हमने 0.707 माइनस 60 डिग्री V2 इक्वल टू लिख दिया। इसी तरीके से V1 का जो था वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही थी ये 60। तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60/√2 कर देंगे, 42.42 आ रही है। तो 42.42 एंगल 0 डिग्री, ये V1 हो गया और V2 हो गया। अब आपको क्या करना है, V1 प्लस V2 करना है, V1 माइनस V2 करना है। अब V1 प्लस V2 आप लिख तो देंगे ऐसे, लेकिन एक्चुअली में इस तरीके से लिख के ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पोलर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो हमने इसको रेक्टेंगुलर में कर दिया, इसको रेक्टेंगुलर में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दीजिए। एल्जेब्रिक सम करते हैं, तो ये करके जो आंसर आया है वो आया है 42.77 माइनस 0.61J। तो इसको हमने कन्वर्ट किया पोलर में, क्योंकि आंसर हम पोलर में लिखते हैं। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू ये आ गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन में चाह रहे हैं कि हम वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में लिखें। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में क्या इक्वेशन होती है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में होता है, मतलब VM साइन थीटा प्लस माइनस फाइव। तो इसको हमने क्या किया, इससे हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली। मैक्सिमम वैल्यू इससे कैसे निकाली, √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60.48, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। साइन थीटा माइनस या प्लस होता तो ये एंगल माइनस में है 0.81, तो माइनस 0.81 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस का। फिर माइनस का भी उसी तरीके कर देंगे। हमने क्या किया था, V1 और V2 पोलर फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट तो कर ही लिया था, उसी पोलर फॉर्म को लेके बस माइनस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद ये आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ये माइनस करने के बाद जो आ रहा है
उसको हम सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ये आंसर आ रहा है। फिर उसको हम पोलर में फिर से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पोलर का आंसर यही वैसे फाइनल आंसर हो जाता, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसको इंस्टेंटेनियस पावर के रूप में कन्वर्ट करिए, सॉरी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के रूप में। तो इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42.06 को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 59.48। साइन स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, तो फाई की वैल्यू क्या है 0.83। तो ये हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2019-20 का, ये एक क्वेश्चन पहला हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों हम सॉल्व करेंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट इफ बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंट सर्किट इज 10 kHz एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज 120 kHz, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अपर हाफ फ्रीक्वेंसी एंड द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया है, हमें क्या दिया गया है, बैंडविड्थ दी गई है, ठीक है, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब ये जो F1 दिया गया है ये क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो 2ΔF होता है, ठीक, और बैंडविड्थ हमें दी गई है, तो 2ΔF से हम ΔF निकाल लेंगे, 2ΔF = 10, तो ΔF = 10/2, 5 kHz हो गया। तो हमें ΔF की वैल्यू पता चल गई। अब ΔF की वैल्यू से फ़ायदा क्या होता है कि ΔF से हम निकाल सकते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F2 = F1 + 2ΔF, ठीक है। F1 जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 120, तो 120 + 2 × ΔF कितना है 5, तो 2 × 5 कर दिया 10 हो गया, तो 130 आ गया। तो ये हो गया आपका 130 kHz। ये आपका कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो F1 तो आपको दी गई है 120 kHz, आपने उससे आपने क्या किया, F2 निकाल लिया अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आंसर भी है, यही आपको निकालना था। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले FR की वैल्यू निकालेंगे। FR की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, F2 - ΔF, यानी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ΔF घटा दें या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ΔF ऐड कर दें। तो ये 130 - 5 आ गया, ये हो गया 125 kHz। तो FR की वैल्यू पता चल गई। अब जो फार्मूला है क्वालिटी फैक्टर का सीधे फार्मूला में लगाना है, फार्मूला होता है FR/ΔF। तो FR की वैल्यू FR की जगह, ΔF की ΔF की जगह यहाँ रख दी, इसको सॉल्व किया, आ गया आपका 25। तो ये 25 हो गया इसका क्वालिटी फैक्टर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के नीचे जो दिया गया था उसी को हम सॉल्व करते हैं। हम देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लेंगे। न्यूमेरिकल ये देखिए, अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड ऑफ 12 + 9J ओम, मतलब ये जेड दिया गया है, और इस कनेक्टेड टू 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई। मतलब पहली चीज़ है डेल्टा कनेक्शन, दूसरी चीज़ है जेड दिया गया है, तीसरी चीज़ है VL की वैल्यू आपको 400 वोल्ट दी गई है। अब आपको करंट, पावर फैक्टर और पावर, ये चीज़ें आपको इसमें निकालनी है, ठीक है। तो हम इसी को लिख ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमने लिख लिया इसको, VL = 400 वोल्ट, ठीक है। अब डेल्टा में VL और V फेज़ बराबर होते हैं, तो V फेज़ की वैल्यू हमें पता चल गई है। जेड की वैल्यू ये है, इसको हम पोलर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पोलर में ही फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। फिर हमने क्या किया, I फेज़ = V फेज़/Z कर दिया। तो V फेज़ की वैल्यू जो है 400 वोल्ट थी, 400 एंगल 0 मान सकते हैं, रेफरेंस मान सकते हैं वोल्टेज को, और Z की वैल्यू ये है जिससे डिवाइड कर दिया, 400/15 सिंपल डिवीज़न कर दीजिएगा, 0 - 36.86 - 36.86 हो जाएगा। तो ये जो है आपकी वैल्यू आ गई I फेज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना था, लाइन करंट निकालना था। लाइन करंट में डेल्टा कनेक्शन में क्या रिलेशन होता है, IL = √3 I फेज़, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इसकी डेरिवेशन भी है कोर्स में। तो √3 × I फेज़ आपने कर दिया, I फेज़ की जो वैल्यू थी यहाँ पुट कर दी, √3 × 26.67 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46.19 एंगल -36.86। ये हो गया पहला आंसर जिसमें आपने लाइन करंट निकाल लिया है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको सेकंड पार्ट में निकालना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है। फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन V एंड I। तो V का एंगल क्या है, यहाँ पे हमने 0 लिया है, और I का एंगल क्या है, -36.86।
तो कॉस क्या हो गया -36.86 हो गया। इसको निकाल लीजिए, इसको निकालने पे 0.8 आ रहा है। ये लैगिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि आई जो है वो लैग कर रहा है। वी का एंगल देखिए 0 और आई का एंगल माइनस में, तो आई लैग कर रहा है, इसलिए हमने लैगिंग लिख दिया है। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट आप देखिए, थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है? थर्ड पार्ट में हम निकालना है पावर। तो पावर हमें निकालना है, पावर के दो फॉर्मूले होते हैं। देखिए, एक सिंगल फेज का होता है वी फेज आई फेज कॉस फाई, और थ्री फेज का होता है 3 वी फेज आई फेज कॉस फाई। तो यहाँ पहले हम सिंगल फेज का भी निकालना है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी पावर निकालनी है, सिंगल फेज की कि 3 फेज की। तो पहले हम सिंगल फेज की निकालना है, वी फेज आई फेज कॉस फाई। तो वी फेज की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, वी फेज आपको दिया गया था, ठीक है, वी फेज 400, तो 400 पुट कर दीजिए। आई फेज आपने निकाला था यहाँ 26.67, तो पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 400 इंटू 26.67, और कॉस फाई अभी भी ऊपर निकाला है 0.8, तो इसको पुट कर दीजिए, कॉस फाई इक्वल टू 0.8। तो पावर की वैल्यू आ गई 8535.5 वाट। ये आए सिंगल फेज की। थ्री फेज की क्योंकि हम बैलेंस सिस्टम ले रहे हैं तो जस्ट ट्रिपल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 8535.5। इसको निकालने पे आ रहा है 25606.52 वाट। तो थ्री फेज़ की पावर ये है, सिंगल फेज़ की पावर जो है ये है 8535.5 वाट। तो ये हो गया आपका आंसर।